लगभग 3 बजे के बाद जो घटनाएं घटी उनका क्रम, उसके पानी में जाने तक की घटनाएं अब भी रहस्य हैं। 4 जुलाई की बीच पार्टी तब दुखद मोड़ ले लेती है जब 18 साल का नोलन वेल्स गायब हो जाता है। अगर आप हॉर्न आइलैंड की तरफ जा रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप 18 साल के नोलन वेल्स के लिए अपनी नज़रें खुली रखें। कुछ दिनों बाद उसका शव किनारे मिलता है और सवाल उठने लगते हैं। अगर सच में ऐसा हुआ था तो इस लड़के ने उन्हें मोबाइल फोन क्यों छोड़ दिया। लेकिन ये साफ है कि नाव के जाने, नोलन को आखिरी बार देखे जाने और इस नाव के अपने असली मालिक के पास वापस पहुंचने के बीच काफी समय बीत चुका है। जो हमें बताया गया है वो समझ में नहीं आता। अब परिवार और पूरी दुनिया जवाब मांग रहे हैं। और हम अमेरिका के दक्षिणी राज्यों की बात कर रहे हैं। हम एक बहुत ही संवेदनशील राजनीतिक समय की बात कर रहे हैं। हम एक अश्वेत बच्चे और कई श्वेत बच्चों की बात कर रहे हैं। ये एक स्थिति है जिसमें कुछ छुपाने की संभावना हो सकती है। अब तक हमारे पास जो जानकारी है वो यहाँ है। नोलन वेल्स की मौत की समय रेखा। ये स्कैंडल लॉ एंड क्राइम द्वारा प्रस्तुत है। मैं सिएरा गिलेस्पी। 4th ऑफ जुलाई आमतौर पर परिवार और दोस्तों के साथ जश्न मनाने का समय होता है। इस साल जो अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ थी, जश्न और भी बड़ा था। मेरा मतलब है ये बाहर ग्रिल करने, ठंडे पेय पीने, शायद बीच जाने का बहाना है। यही 18 साल के नोलन वेल्स और दोस्तों ने किया। वे मिसिसिपी तट से दूर एक छोटे द्वीप की ओर बढ़े। सभी के अनुसार दिन की शुरुआत मजेदार रही। कहा जाता है कि एक समय नोलन की नजर भी एक लड़की पर थी, जैसे कोई हल्का फुल्का गर्मियों वाला प्यार। लेकिन आप स्कैंडल देख रहे हैं, यानी हमारी कहानी यही खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है। साथ ही एक रहस्य है जिसका जवाब आज तक नहीं मिला। आखिर नोलन वेल्स अपने दोस्तों से अलग क्यों हुआ था? क्या वो डूबा था? क्या इसमें किसी आपराधिक हरकत का संदेह था? उसने फोन और चाबियां दोस्तों के पास क्यों छोड़ी? और क्या इस जांच को अलग तरीके से किया जाता अगर नोलन वेल्स गोरे होते? हम इन सभी सवालों और इससे जुड़े और भी पहलुओं पर बात करेंगे और इस रिकॉर्डिंग तक की पूरी टाइमलाइन बताएंगे। तो चलिए जानते हैं नोलन कौन थे। उनका जन्म 19 अगस्त 2007 को हुआ था, यानी उनकी मौत के समय वे सिर्फ 18 साल के थे। वे ओशन स्प्रिंग्स मिसिसिपी में पले बड़े थे। ये एक तटीय शहर है जो बिलॉक्सी के पूर्व में है। उन्होंने 2025 में यानी पिछले ही साल हाई स्कूल से स्नातक किया और पतझड़ में साउथ वेस्ट मिसिसिपी कम्युनिटी कॉलेज में दाखिला लिया, जहां वे फुटबॉल टीम में रिसीवर थे। उनके कोच लेस जॉर्ज ने पीपल मैगजीन से कहा, नोलन सच्चे इंसान थे। आप जीवन में ऐसे लोगों से मिलते हैं जो जमीन से जुड़े होते हैं, सब में अच्छाई देखते हैं और दूसरों को अच्छा महसूस कराते हैं। नोलन ऐसे ही थे। 4 जुलाई को नोलन ने कुछ दोस्तों के साथ छुट्टी मनाने का फैसला किया और मेक्सिको की खाड़ी में मिसिसिपी के तट से दूर हॉर्न आइलैंड गए। यहाँ यूनाइटेड कैजन नेवी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ब्रायन ट्रेशोर हैं। तो हॉर्न आइलैंड, जैसा कि मैंने कहा, ये शायद तट से लगभग 10-12 मील दूर है। ये शायद बिलॉक्सी शहर के दक्षिण से लेकर पास्कागुला शहर तक फैला हुआ है, जो मिसिसिपी गल्फ कोस्ट पर हैरिसन और जैक्सन काउंटियों की सीमा पर है। ये एक लोकप्रिय मनोरंजन स्थल है, लेकिन निर्जन है। वहाँ कुछ बहुत सुंदर समुद्र तट हैं। जब मौसम ज़्यादा हवा वाला नहीं होता तो पानी काफ़ी साफ होता है। पानी का तापमान 70 से ऊपर था। आज 4 जुलाई है, भीड़ है, सब बाहर हैं। लेकिन हाँ, वहाँ पहुँचने का एकमात्र तरीका नाव से जाना है, या शायद कोई विमान वगैरह हो तो उससे जा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग वहाँ नाव से जाते हैं और बस आराम से पानी में घूमते हैं और मज़े करते हैं। शिप आइलैंड के साथ भी यही है। ये ठीक पश्चिम में है और उस द्वीप पर एक ऐतिहासिक किला है, फोर्ट मैसाचुसेट्स। वो 1861 से वहाँ है। ये भी लोगों के घूमने के लिए एक और लोकप्रिय जगह है। मिसिसिपी के सभी बैरियर आइलैंड्स पर वीकेंड में कई नावें दिखती हैं। ये कुछ कैरोलिना के आउटर बैंड्स जैसा एक लोकप्रिय मनोरंजन स्थल है। गार्जियन के मुताबिक नोलन 3 दोस्तों संग नाव से हॉर्न आइलैंड गया था। बताया जाता है कि वे 4 जुलाई को सुबह करीब 11-15 बजे पहुंचे थे। वे कुछ घंटे द्वीप पर रुके, 4 जुलाई की छुट्टी मनाई और बीच पर मस्ती की। फिर वापस जाने का समय आ गया। यहीं से कहानी जटिल होती है। जीपीएस डेटा के अनुसार नाव हॉर्न आइलैंड से शाम 4:31 बजे रवाना हुई थी, लेकिन इस घटना तक की बातें थोड़ी उलझन भरी हैं। तो जो कहानी मुझे बताई गई थी वो ये थी कि लगभग दोपहर 3 बजे उसके दोस्तों का ग्रुप, जिनके साथ वो द्वीप पर गया था, उन्होंने तय किया कि वे वहां से निकलेंगे। उन्हें वापस जाना था
और नोलन जिससे वो बात कर रहा था, मुझे बताया गया था कि वो एक युवा महिला थी, लेकिन वो कुछ और लोगों से भी बात कर रहा था। उसने तय किया कि अरे मैं यहीं रुकूंगा, मैं किसी और के साथ वापस जा सकता हूँ। वो हमेशा इस ग्रुप के साथ घूमता रहता है। वे कई बार इस द्वीप पर साथ जा चुके हैं। शायद उस समय उसके दोस्तों को ये कोई बड़ी बात नहीं लगी होगी कि ठीक है, अगर तुम उस लड़की से बात करना चाहते हो और अगर वो तुम्हें वापस छोड़ दे तो ठीक है, हम घर पर मिलेंगे। मुझे यही समझाया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक तीनों दोस्त नाव से लौटने का तय करते हैं और नोलन वहीं रुककर केटी नाम की लड़की से बात करता है। इस वर्जन के अनुसार नोलन ने कुछ दूसरे दोस्तों के साथ लिफ्ट लेकर मेनलैंड वापस आने का प्लान बनाया था। इसका एक हिस्सा जज एशली कोल के बयान से भी जुड़ा है, जो नाव पर गए एक लड़के की मां हैं। उन्होंने एक बयान जारी किया और उसमें लिखा है, उद्धरण, मेरे बेटे ने नोलन को आखिरी बार 4 जुलाई को दोपहर 3 बजे के आसपास देखा था। वे करीब 4:30 बजे निकले जब नाव में पानी भर रहा था और बिल्ज पंप में दिक्कत आ गई थी। नॉलन ने तय किया कि वो द्वीप पर रुकेगा और बाद में दोस्तों के किसी दूसरे समूह के साथ मेनलैंड लौटेगा। नाव से आई आपात रिकॉर्डिंग में दिखा कि उसमें सच में पानी भर रहा था। हम डूब रहे हैं, क्या आप सब यहाँ आ सकते हैं? और क्या बाकी सभी लोग नाव पर हैं और उनकी तबीयत ठीक है? हाँ, सब लोग बढ़िया है। CBS न्यूज के अनुसार नाव को किनारे तक वापस खींचकर लाना पड़ा, जहां वो 4 जुलाई को शाम 6:06 बजे पहुंची। इसके बाद इसे उसके मूल बंदरगाह पर ले जाया गया, लेकिन बाद में इसे फोर्ट बायू बोट लॉन्च पर ले जाया गया, जहां ये शाम 7:19 बजे पहुंची। और इसका मतलब है कि नोलन को आखिरी बार देखे जाने और नाव के मुख्य भूमि पर आकर लगने के बीच कई घंटे का अंतर था। ये बात कई लोगों के लिए खास है, जिनमें आपराधिक रक्षा वकील टाइलर बेली भी हैं। अगर उन्हें आखिरी बार दोपहर 3 बजे द्वीप पर देखा गया और वे वहां से निकलकर दूसरी जगह गए, फिर डॉक पहुंचे और टो कराए गए, उस समय के बीच में बहुत कुछ हो सकता था, खासकर जब इसे उन टेक्स्ट मैसेज और स्नैपचैट हिस्ट्री से जोड़े जो कथित तौर पर उसके फोन से डिलीट या गायब थी। तो लोगों के पास अपनी कहानी सही करने, शायद वकील या दूसरों से बात करने और ये तय करने के लिए काफी समय था कि जब वे पहुंचे तो क्या कहानी पेश करनी है। अब मैं सिर्फ अनुमान लगा रहा हूं क्योंकि हमें जानकारी नहीं है और इनसे पूछताछ नहीं हुई। कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन यह स्पष्ट है कि नाव के निकलने, नोलन को आखिरी बार देखे जाने और इस नाव के अपने असली मालिक के पास वापस लौटने के बीच काफी समय बीत चुका है। और जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ेगा, हम इस बारे में और बात करेंगे कि हो सकता है कि हर कोई सच नहीं बोल रहा हो या फिर जांच उस तरह से नहीं की गई जैसी कि जानी चाहिए थी। यही बात हमें पहली विरोधाभासी जानकारी तक ले जाती है। पहली रिपोर्ट कहती है कि नोलन केटी नाम की लड़की से बात करने के लिए रुक गया था। नोलन के परिवार के मुताबिक द्वीप पर वो लड़की, जिसकी पहचान कभी कभी केटी के रूप में की जाती है, ने बताया कि नोलन ने कहा था कि वो दोस्त की नाव पर लौट रहा है। ये है रिटायर्ड डिटेक्टिव मैट अर्विन। यहाँ कई बातें चल रही हैं और इस मामले में काफी अटकलें व गलत जानकारी फैली है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पूल पार्टी की तस्वीर 4 जुलाई वीकेंड पर सामने आई थी, लेकिन असल में वो इससे करीब 1 हफ्ता पहले ली गई थी। उस रिकॉर्डिंग को लेकर भी सवाल है कि कौन किससे बहस कर रहा है और किसे अपना फोन वापस चाहिए। दोस्त ने कहा कि वो वही है, नोलन वेल्स नहीं। तो बाहर बहुत सारी अटकलें और गलत जानकारी फैली हुई है। और फिर आप जानते हैं, द्वीप पर मौजूद लोगों के बयानों के बारे में आपको सच में गहराई से देखना होगा कि उन्होंने असल में क्या कहा था। दोस्तों ने पुलिस को बताया कि नोलन वेल्स पीछे इसलिए रुका ताकि वो एक युवती से बात कर सके। ऐसा लगता है कि युवती ने कहा उसने उसे छोड़ दिया ताकि वो दोस्तों के साथ नाव पर लौट सके। दोनों बयान सही हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि विरोधाभासी हों। अगर उसने उस नाव पर चढ़ते नहीं देखा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वहां वापस पहुंच गया। हो सकता है रास्ते में कुछ हुआ हो। आपको ठीक ठीक उन शब्दों को देखना होगा जो लोगों ने ये बताते समय इस्तेमाल किए कि उनके हिसाब से क्या हुआ था। और ऐसे मामले में यह असामान्य नहीं है कि अलग अलग लोगों के अलग अलग नजरिए हों और वे एक दूसरे के विरोधाभासी लगे। नोलन के परिवार ने कहा कि उसका दोस्तों से अलग होना असामान्य था। उसकी मां ने गुड मॉर्निंग अमेरिका को बताया, हम इसका जवाब नहीं दे सकते, मैं समझ नहीं पा रही कि वो ऐसा क्यों करेगा। उसके पापा बोले, हमने हमेशा कहा था दोस्तों के साथ बाहर जाओ तो उन्हीं के साथ रहो, लेकिन परिस्थितियां चाहे जो भी रही हों, नोलन और उसके दोस्त अलग हो गए।
अब अगला अजीब हिस्सा आता है। नोलन का फोन और चाबियां उसके दोस्तों को मिल गईं। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक नोलन के माता पिता ने 4 जुलाई की शाम उसका फोन ट्रैक किया था। उन्होंने लाइफ 360 ऐप से फोन नोलन के दोस्त के पास मिला, लेकिन नोलन अब भी लापता था। ये बात नागरिक अधिकारों के वकील जो रिचर्डसन नहीं समझ पा रहे हैं। क्या उसने अपना फोन दूसरे दोस्तों के ग्रुप के पास छोड़ा? आम, अगर ये सच है तो जो रिपोर्ट किया गया है वो ये है कि किसी तरह वे लोग जो दोस्त उसे छोड़कर गए थे वे उसके मोबाइल फोन के साथ वापस आ गए। वे कहते हैं कि वो जगह दूर दराज है और वहाँ नेटवर्क अच्छा नहीं है। मुझे नहीं पता कि आपका मोबाइल नेटवर्क कितना अच्छा चलता है या कुछ भी, लेकिन मुझे तो लगता है कि अगर मैं 19 साल का लड़का होता तो मैं अपना मोबाइल फोन अपने पास ही रखता, चाहे मुझे लगे कि वो चलेगा या नहीं। मुझे तो अपना फोन छोड़ देने का ख्याल भी नहीं आता। तो यही सबसे बड़ा सवाल है इस वक्त। असल में यह सिर्फ परिस्थिति जन्य सबूत है, अगर उसे सबूत माने तो। यह डीएनए नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर सच में ऐसा हुआ तो इस लड़के ने अपना मोबाइल फोन क्यों छोड़ दिया? मैं वहां नहीं था, तो इससे कुछ बहुत दिलचस्प सवाल उठते हैं। और एक बार फिर चीजें और भी अजीब हो जाती हैं। जब नोलन की मां को फोन मिला तो उन्होंने देखा कि उसमें से बहुत सारी चीजें डिलीट कर दी गई थी। हम बात कर रहे हैं फोटो, वीडियो, यहाँ तक कि हाल ही के स्नैपचैट पोस्ट्स की भी। तो क्या सारी जानकारी डिलीट हो गई? क्या इसे वापस पाने का तरीका है? ऐसे विशेषज्ञ हैं और ऐसे प्रोग्राम भी हैं जो मोबाइल फोन से डेटा निकालने के लिए बनाए गए हैं। कुछ प्रोग्राम्स डेटा रिकवर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं जिनसे डिलीट हुआ डेटा भी निकाला जा सकता है। मोबाइल फोन से काफी जानकारी निकल सकती है। इनमें से कुछ चीजें खुद पर निर्भर करती हैं कि डेटा कैसे स्टोर किया जाता है, आप कौन से विकल्प चुनते हैं। जैसे कि स्नैपचैट जैसी एप्लीकेशन में चीजें सेव रहती हैं या डिलीट हो जाती हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ मोबाइल फोन की फॉरेंसिक जांच और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की फॉरेंसिक जांच करते हैं और वे इसमें बहुत माहिर होते हैं और वे उन चीजों को रिकवर करने में भी बहुत अच्छे होते हैं जिन्हें लोग सोचते हैं कि उन्होंने हटा दिया है। डिवाइस में जो भी है। उसके अलावा सोशल मीडिया कंपनियों और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के सर्वर पर भी अतिरिक्त जानकारी हो सकती है, तो वहां से बहुत सारी जानकारी प्राप्त की जा सकती है, चाहे वो मिस्टर वेल्स के फोन से हो या उस समय द्वीप पर मौजूद अन्य लोगों के डिवाइस से। 4 जुलाई को सूरज ढलने के बाद और समय बीतता गया, नोलन के परिवार को अब भी उसकी कोई खबर नहीं मिली थी। 5 जुलाई की आधी रात के करीब नोलन की मां ने उसे आधिकारिक रूप से लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई और तुरंत उसकी तलाश शुरू हो गई। ऑनलाइन लोगों ने अलर्ट किया और समुद्र तक जाने वालों व स्थानियों से नोलन पर नजर रखने को कहा। 5 जुलाई 2026 बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग आज नाव पर जा रहे हैं, दिन अच्छा बिताइए। अगर आप हॉर्न आइलैंड जा रहे हैं तो 18 साल के नोलन वेल्स पर नजर रखें। काला युवक 6 फुट 1 इंच 180 पाउंड आखिरी बार हॉर्न आइलैंड के उत्तर छोर पर देखा गया था। उसे अभी तक नहीं पाया गया है। उसे आखिरी बार उत्तर छोर पर एक लड़की से बात करते देखा गया था। वो कल दोस्तों के साथ नाव से हॉर्न आइलैंड गया था। 24 घंटे से उससे संपर्क नहीं हुआ है। दोस्तों, अगर आप वहाँ मछली पकड़ रहे हैं या जेट स्कीइंग कर रहे हैं तो नोलन पर नज़र रखें। परिवार नाव से उसकी तलाश करेगा। हम वहाँ हवाई संसाधन भेजने की कोशिश करेंगे। खोज में लगी नावें हैं और कोस्ट गार्ड व स्थानीय पुलिस को सूचित कर दिया गया है। दोस्तों, कृपया नज़र रखें, पोस्टर देखें, तस्वीरें देखें। देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। चलिए इस बच्चे को ढूंढते हैं। उसकी माँ परेशान है। चलो दोस्तों, काम करते हैं। तुरंत ही यूनाइटेड कॉज एंड नेवी की टीम इस मामले में लग गई। रविवार 5 जुलाई को हमारे पास एक रेस्क्यू स्पेशलिस्ट और एक ड्रोन ऑपरेटर थे जो एक नाव पर गए और उन्होंने कई घंटे उस द्वीप पर और उसके आसपास बिताए और उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। तो हमने यही फैसला किया, हवाई खोजबीन। ब्रायन खुद हवा में थे जब उन्होंने अगले दिन 6 जुलाई को कुछ अजीब देखा। मैं सिंगल इंजन फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट में ऊपर गया और ग्रिड में उड़ान भरी। हॉर्न आइलैंड और शिप आइलैंड जैसे बैरियर आइलैंड्स बिलॉक्सी और पैस्कागोला मिसिसिपी के दक्षिण में हैं। शैंडलियर आइलैंड्स जो लुइसियाना का हिस्सा हैं, वे भी इन बैरियर आइलैंड्स के दक्षिण में स्थित हैं। क्या आप कोई गतिविधि ढूंढ रहे थे? और फिर हाँ, जब हम हॉर्न आइलैंड के उत्तर पश्चिमी सिरे के ऊपर से उत्तर की ओर वापस उड़ रहे थे तो हमने देखा कि वहाँ करीब 2 नावें समुद्र तट पर फंसी हुई थी जो पहले वहाँ नहीं थी। और मैं नीचे देख सकता था और मुझे दिख रहा था कि वहाँ कुछ हो रहा है। और फिर हमने वहाँ एक चक्कर लगाया। तब तक और भी बहुत सारी कानून प्रवर्तन एजेंसियों की नावें वहाँ पहुँचने लगी थी और इससे पहले कि हमें पता चलता, वहाँ शायद दर्जन भर नावें समुद्र तट पर इकट्ठा हो गई थी। तो हमें पता चल गया कि वे लोग वहाँ एक कमांड सेंटर बना रहे थे। और तभी वो दिल दहला देने वाली खबर आई।
एक शव बरामद हुआ था। मैं आपको बता सकता हूं कि मैंने उस द्वीप के उस हिस्से के ऊपर उड़ान भरना शुरू किया जहां सुबह लगभग 6:30 बजे शव बहकर आया था, और मुझे लगता है कि उसे सुबह 8:45 बजे एक पार्क रेंजर ने देखा था। मुझे लगता है वह उसी समयावधि में बहकर किनारे आया था, क्योंकि हम उत्तर दक्षिण दिशा में लंबी ग्रिड में उड़ रहे थे, और मुझे लगता है कि वो बस बहकर आ गया था। और एक पार्क रेंजर जो सुबह अपनी सामान्य गश्त कर रहा था, उस स्थिति को देखकर मुझे लगता है कि वे पहले से ज्यादा सतर्क और चौकस थे, क्योंकि उन्हें पता था क्या हुआ और क्या हो रहा था। मुझे बताया गया कि करीब 8:45 बजे एक रेंजर ने उसे देखा और रिपोर्ट किया, क्योंकि मैंने उत्तर की ओर आती आपातकालीन नावों की लंबी कतार देखी थी। माफ कीजिए, वे द्वीप के उत्तर पश्चिमी सिरे की ओर दक्षिण पश्चिम दिशा में जा रही थीं। मुझे लगा था ये सिर्फ एक और खोज दल है, लेकिन असल में वे उसी कॉल का जवाब देने जा रहे थे। शुरुआत में वो सिर्फ एक शव था और नोलन के रूप में पहचाना नहीं गया था। मैंने शव को करीब 300 फीट ऊपर से देखा था, तो मैं आपको उसकी सटीक हालत नहीं बता सकता। मैं बता सकता हूं कि वो पानी में भीगा नहीं था, बस कुछ दिन ही पानी में था। लेकिन फिर भी शेरिफ के कार्यालय ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि उनके पास यह मानने का कोई कारण नहीं था कि वो नोलन नहीं था। तो मुझे लगता है कि वे काफी आश्वस्त थे कि वही था। मुझे लगता है कि आधिकारिक घोषणा में देरी का कारण ये है कि जब तक कोरोनर को डीएनए सबूत नहीं मिल जाता कि वह वही व्यक्ति है जिसकी मृत्यु की पुष्टि की जा रही है, तब तक वह मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि ये बस एक औपचारिकता है। लेकिन जल्दी ही पुष्टि हो गई कि वह शव नोलन वेल्स का ही था। उनकी मां ने फेसबुक पर लिखा, मैं हमारे परिवार, दोस्तों, समुदाय, यूनाइटेड कैजन नेवी, स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों और पिछले कुछ दिनों में प्यार, समर्थन और संसाधन देने वाले सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ। उनके पिता, हमारा परिवार, दोस्त और मैं पूरी तरह से टूट गए हैं। मेरा दिल मेरे प्यारे बेटे नोलन के लिए टूट गया है, जो हमेशा दूसरों को खुश करता था। वो एक खास आत्मा था। भगवान ने हमारे बेटे को बहुत सोच समझकर बनाया था। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि कृपया मुझे और मेरे परिवार को शोक मनाने के लिए समय दें। उसके कॉलेज ने भी एक बयान जारी किया जिसमें आंशिक रूप से कहा गया, उद्धरण, पूरे साउथ वेस्ट परिवार का दिल टूट गया है क्योंकि हम नोलन वेल्स की दुखद मृत्यु का शोक मना रहे हैं। नोलन एक आदर्श छात्र, खिलाड़ी, दोस्त और टीम के साथी थे। हम नोलन को एक ऐसे सम्मानित युवा के रूप में याद करते हैं जो दोस्तों, शिक्षकों और कर्मचारियों के बीच बहुत लोकप्रिय था। हम उन्हें बहुत प्यार करते थे और उनकी कमी हमें कई तरह से बहुत खलेगी। हमारी प्रार्थनाएं वेल्स परिवार के साथ हैं, अब भी और आने वाले दिनों में भी। और इस समय किसी भी तार्किक स्थिति में एक मृत्यु की जांच शुरू की जाएगी। जैक्सन काउंटी के कोरोनर के मुताबिक नोलन के शरीर पर कोई स्पष्ट चोट के निशान नहीं थे। कोरोनर ने सीएनएन को बताया कि सी आपराधिक साजिश का संदेह नहीं था। दुर्भाग्यवश मुझे लगता है कि शेरिफ के कार्यालय की एक शुरुआती बयान कुछ इस तरह कि हमें यहाँ किसी आपराधिक साजिश के संकेत नहीं दिख रहे हैं, हमें किसी आपराधिक साजिश का संदेह नहीं है। ये एक जल्दबाजी में दिया गया बयान है। मुझे लगता है दुर्भाग्यवश इससे कुछ लोगों को लगा कि वे जल्दी निष्कर्ष पर पहुंच रहे थे। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि सी आपराधिक साजिश की आशंका न होने की शुरुआती घोषणा और वो सबूत जो परिवार को मिला, मोबाइल फोन। मुझे लगता है कि नोलन के लापता होने के कुछ दिन बाद या उसी रात, मुझे ठीक समय याद नहीं, फिर टेक्स्ट मैसेज और स्नैपचैट डेटा गायब हो गया। और एक साथ संयुक्त विशेषज्ञों या संयुक्त डेटा एक्सट्रैक्शन की अनुमति देकर ये परिवार को यह जानकर सहज महसूस करने में मदद करेगा कि सभी डेटा को देखा जा रहा है और इसे टुकड़ों में नहीं देखा जा रहा है। अक्सर मैंने ऐसे मामले देखे हैं जहां सेलफोन डेटा निकाला गया और राज्य कहता है कि जानकारी डिलीट हो गई है, हम उसे नहीं पा सकते। लेकिन ये सामान्य बात नहीं है, क्योंकि फोरेंसिक विशेषज्ञ देख सकता है कि डेटा में क्या डिलीट हुआ है और क्या बदला गया है। 7 जुलाई को आधिकारिक पोस्टमार्टम हुआ था। इस इंटरव्यू के वक्त हम अभी भी नतीजों का इंतजार कर रहे हैं और लोगों के मन में कई सवाल हैं। मुझे लगता है कि टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट भी बहुत कुछ बताएगी, क्योंकि आप जानते हैं अगर आप पानी में हैं और आपके शरीर में थोड़ी शराब हो तो तैरना और ऐसी चीजें करना मुश्किल हो सकता है। टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट बहुत जरूरी होगी। और ऑटोप्सी से जुड़ी और जानकारी कि असल में उनकी मृत्यु कैसे हुई, दुर्भाग्यवश ये दोनों पक्षों के लिए महत्वपूर्ण होगी। चाहे राज्य इसे किसी साजिश के सबूत के तौर पर देखे या परिवार इसे और ज्यादा गंभीरता से देखे। राज्य द्वारा जांच पूरी न करने और आरोप न लगाने के सबूत। ये सब नोलन की मौत की जांच को लेकर और सवाल उठाता है कि इसे कैसे संभाला गया।
इतना ज्यादा कि परिवार ने प्रसिद्ध नागरिक अधिकार वकील बेन क्रैम्प को रखा। बेन क्रैम्प पूरे देश में मशहूर हैं। मैंने उन्हें सैन बर्नार्डिनो में अपने घर के पास देखा है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर लोग उन्हें फ्लोरिडा से जानने लगे, जहां से वह हैं। लेकिन उनका दक्षिण से भी गहरा रिश्ता है। बिल्कुल, दक्षिण से गहरा रिश्ता है। उन्होंने दक्षिण में पढ़ाई की है, मिसिसिपी में केस संभाले हैं वगैरह। तो ये समझ में आता है कि बेन क्रैम्प या उनके जैसे कोई तुरंत सही जगह दबाव बना सकते हैं और सही सवाल पूछना शुरू कर सकते हैं, सही संसाधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, सही लोगों को कॉल कर सकते हैं ताकि ये समझ सकें कि जांच में क्या गड़बड़ है। तो ये सिर्फ ये जानने की कोशिश नहीं है कि हमें क्या सच लगता है या हम इसके बारे में जो भी जान सकते हैं, बल्कि ये भी देखना है कि क्या कुछ अलग तरीके से किया जा रहा है जैसा आमतौर पर नहीं किया जाता। तो वो इन सभी तरह की चीजों को साथ लेकर आते हैं। हमें नोलन वेल्स के परिवार की ओर से एक स्वतंत्र जांच का नेतृत्व करने का सम्मान और सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रसिद्ध रेवरेंड ऑल शार्पटन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाषण दिया। ये स्पष्ट है कि इस स्थिति में न्याय तक पहुंचने के लिए सबसे गहन और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। नोलन के परिवार के साथ उन्होंने स्वतंत्र जांच की घोषणा की, जिसमें टाइलर पेरी, स्पाइक ली और कॉलिन कैपेरनिक जैसे प्रमुख लोगों से फंडिंग मिली ताकि अंतिम संस्कार और दूसरे पोस्टमार्टम का खर्च उठाया जा सके। इसी मामले में एक से अधिक पोस्टमार्टम होना असामान्य नहीं है और यह भी असामान्य नहीं है कि चिकित्सा विशेषज्ञों की राय अलग अलग हो। यह भी आम है कि वैज्ञानिक या प्रतिष्ठित पेशेवर किसी मामले में तथ्यों की व्याख्या पर असहमत हो। मुझे लगता है कि वे सड़क पार करने से पहले दोनों तरफ देख रहे हैं। सबसे बड़ा सबूत खुद शरीर है। यह डरावना या कुछ भी न लगे, लेकिन अगर डूबने की बात कही जा रही है और शरीर पर ऐसी चोटें हैं जो डूबने से मेल नहीं खाती, तो इससे और सवाल उठते हैं और समस्याएं पैदा होती हैं। यह भी तर्क है कि शायद मिसिसिपी राज्य जो कुछ भी हुआ हो या जो उन्हें संदेह हो कि हुआ है, जिसे वे किसी भी तरह से साबित नहीं कर सकते, वे इस मामले को बंद करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। मैंने ऐसे मामलों को संभाला है जहां आप जानकारी निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं और आप किसी मृत्यु जांच अधिकारी से या जांचकर्ताओं से, फायर जांचकर्ताओं से वगैरह से निपट रहे होते हैं। आप खुद समझ सकते हैं, जब कुछ उनकी कहानी में फिट हो जाता है तो वे उसे वहीं खत्म कर देते हैं। हम कहते हैं कि हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। तो ये सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आपने जितनी भी जानकारी संभव हो वो सब निकाल ली है। मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि आप करते हैं और इसी वजह से आपको एक स्वतंत्र पोस्टमार्टम करवाने की जरूरत है, ताकि आप जानते हैं, एक ऐसा परिदृश्य है जिसमें, और हम गहरे दक्षिण की बात कर रहे हैं, हम एक बहुत ही तनावपूर्ण राजनीतिक समय की बात कर रहे हैं। हम एक अश्वेत बच्चे की बात कर रहे हैं जिसके साथ कई श्वेत बच्चे हैं। ऐसा एक परिदृश्य हो सकता है जिसमें छुपाने के लिए कुछ हो सकता है और कोई उस मामले में किसी एक पक्ष का चुनाव कर सकता है, लेकिन खुद शरीर सैद्धांतिक रूप से कम इस बारे में कुछ चिंताओं को दूर कर सकता है कि कोई कैसे मरा होगा, आप जानते हैं, वगैरह। ये कहा जा सकता है कि आपको जल्दी जानकारी मिलती है। क्रैम्प की टीम ने दूसरे स्वतंत्र पोस्टमार्टम पर काम शुरू किया है और जैक्सन काउंटी जिला अटॉर्नी कार्यालय की ओर से भी अहम प्रगति हुई है। हमें अभी अभी जिला अटॉर्नी एंजल मैक्लॉफ्लिन और उनकी टीम के कुछ सदस्यों से मिलने का मौका मिला है। हमारी बहुत सम्मानजनक बैठक हुई। उन्होंने परिवार को बताया कि एक ग्रैंड जूरी होगी जिससे वो ये मामला सौंपेंगी जब सारी जानकारी इकट्ठा कर ली जाएगी और जांच पूरी हो जाएगी। क्रैम्प ने ये भी घोषणा की कि जब भी नोलन का फोन जांचा जाएगा, उनके विशेषज्ञ भी परिवार के साथ मौजूद रहेंगे। इस तरह सभी को एक ही समय पर सारी जानकारी मिल जाएगी। इस डीए ने कहा कि वो आमतौर पर उन परिवारों से मिलती हैं जिन्होंने प्रियजनों को खोया है, लेकिन इसमें जहां एक शेरिफ ने शुरू में कहा कि कोई आपराधिक साजिश नहीं है और फिर परिवार ने स्वतंत्र जांच की मांग की और फिर परिवार और परिवार के वकील के साथ एक बैठक होती है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि यह दिखाता है कि जनता का दबाव और मिसिसिपी के इस क्षेत्र पर राष्ट्रीय ध्यान ने डीए को कुछ हद तक अपना तरीका बदलने पर मजबूर किया है। वो पीड़ित के परिवार से मिलकर
और उनके वकील के साथ कुछ कदम संयुक्त रूप से उठाकर इस मामले को संभाल रही हैं। ऐसी परिस्थितियों में ये आम बात नहीं है। तो यहाँ बहुत कुछ समझने की जरूरत है। चलिए सबसे पहले ग्रैंड जूरी से शुरू करते हैं। अब ये एक गुप्त प्रक्रिया है, इसलिए वहाँ कैमरे नहीं होंगे। हमें ठीक ठीक पता नहीं चलेगा कि ये कब हो रहा है, लेकिन हम इसके बारे में एक अंदाजा जरूर लगा सकते हैं। ग्रैंड जूरी की कार्यवाही गुप्त रहती है, इसमें मीडिया कवरेज नहीं होती और बचाव पक्ष के वकील भी मौजूद नहीं हो सकते। पीड़ित परिवार के वकील बेन क्रेम्प वहां नहीं रहेंगे। सिर्फ अभियोजक ग्रैंड जूरी के सामने मामला पेश करेगा। अगर वे आरोप लगाने से इनकार करते हैं तो अंत में सवाल उठेंगे। लोग सोच सकते हैं कि क्या ग्रैंड जूरी को ऐसी चुनी छांटी जानकारी दी गई थी जिससे वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। मुझे विश्वास है कि अगर उन्हें पेश की गई सामग्री से आपराधिक आरोपों का आधार मिलता है, ये उन संदेहों की पुष्टि करेगा जो कई लोगों के मन में इस मामले की हैंडलिंग को लेकर हैं। इस जांच में जो खामियां दिख रही हैं और नोलन की मौत के बाद जो भी हुआ, अब अभियोजकों के पास अपना विवेकाधिकार है। उन्हें इन ग्रैंड जूरी की कार्यवाहियों से जो भी निकलता है उसके आधार पर आरोप दाखिल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये संभव है कि आपराधिक आरोप लगाए जा सकते हैं। सही है। इस युवक की गुमशुदगी और मौत से संबंधित कोई भी आपराधिक आरोप हो सकता है। यह न्याय में बाधा डालना भी हो सकता है। ठीक है, इसमें अपराध के बाद मदद करने वाले कुछ लोग भी हो सकते हैं। हमें नहीं पता इसे मानव वध माना जाएगा या हत्या, पर इससे आपराधिक आरोप आ सकते हैं। मुझे लगता है परिवार सिर्फ निष्पक्ष जांच चाहता है ताकि सच जान सके। और यही वजह है कि हम सब यहाँ हैं, सच जानने के लिए, क्योंकि अभी भी बहुत से सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। और इसी से मेरा अगला मुद्दा जुड़ा है, वीडियो। ये क्लिप नोलन के गायब होने के बाद सामने आई, जिसमें लगता है लापता होने से पहले हॉर्न आइलैंड पर झगड़ा हुआ था, जिससे हलचल मच गई। क्या उसके गायब होने से पहले कोई झगड़ा हुआ था? खैर, हाँ भी और नहीं भी। अगर आप नोलन के दोस्त ट्रेस्टन शेपर्ड की बात माने, जिन्होंने गुड मॉर्निंग अमेरिका से बात करते हुए कहा, उद्धरण है, नोलन उस समय द्वीप पर नहीं था। इसके बजाय ये कथित तौर पर एक अजनबी के साथ झगड़ा था और नोलन से इसका कोई लेना देना नहीं था। अब वो वीडियो जांचकर्ताओं के पास है। मुझे लगता है कि वे इसे बहुत ध्यान से देख रहे हैं। मुझे लगता है कि वे हर संभव कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो विजुअली हो या ऑडियो के लिहाज से, ताकि उसे बेहतर बना सकें और पता लगा सकें कि कौन बोल रहा है। और मुझे लगता है कि ये तो सिर्फ एक बहुत छोटा हिस्सा है उस इलेक्ट्रॉनिक सबूत का जिसे वे इस मामले में देख रहे हैं। मेरा मतलब है, अगर बहुत से युवा किसी द्वीप की यात्रा पर जा रहे हों, तो मुझे लगता है कि हर किसी के पास फोन है, हर कोई कुछ ना कुछ रिकॉर्ड कर रहा है और सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहा है। और भले ही मिस्टर वेल्स का सोशल मीडिया अकाउंट कम से कम कुछ समय के लिए निष्क्रिय था, उनमें से कुछ बातचीत तो जरूर ही किसी और ने रिकॉर्ड की होगी। यही तो आजकल के युवाओं का मिलना जुलना है, सब कुछ ऑनलाइन डाल दिया जाता है। ट्रीस्टन ने बताया कि नोलन के दोस्तों के पास उसका फोन कैसे आया। उन्होंने जीएमए को कहा, हमारे सभी दोस्त वही हैं, हम किससे बात करें, और हम खारे पानी में हैं, मीठे में नहीं। जब नोलन पानी में गया तो उसने अपना फोन नाव पर रख दिया, शायद 15 और फोनों के साथ। आमतौर पर युवा लोग अपना फोन हमेशा अपने साथ और चालू रखते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पानी में उतरना एक अपवाद होगा। अगर फोन भीग सकता है तो उसे किसी के पास या नाव पर छोड़ना समझदारी होगी, ना कि जेब में रखकर पानी में उतरना। और हमने बताया था कि ट्रिस्टन ने बयान दिया था, और साथ ही एशली कोल, जो जैक्सन काउंटी की जज हैं, उन्होंने भी बयान दिया। मैंने पहले उनके बयान का एक हिस्सा पढ़ा था, लेकिन मैं फिर से उस पर बात करना चाहती थी। उन्होंने कई बयान जारी किए हैं। पहले बयान में कहा गया, हमारा परिवार और समुदाय नोलन वेल्स की मौत का शोक मना रहे हैं। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उनके परिवार के साथ हैं। हमारे बेटे वॉरेन को नोलन से बहुत प्यार था। मुझे लगता है कि हमारे परिवार के लिए जरूरी है कि कुछ अफवाहों का तथ्यों के आधार पर खंडन करें, क्योंकि सोशल मीडिया का ध्यान वील्स परिवार और उनके नुकसान से हट रहा है। हमारे परिवार में कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से कानून प्रवर्तन द्वारा की जा रही जांच में बाधा डालने या परिवार और कानून प्रवर्तन की सच्चाई जानने की कोशिशों में रुकावट डालने की कोशिश नहीं कर रहा है। वॉरेन से जैक्सन काउंटी शेरिफ विभाग ने पूछताछ की और उन्होंने पूरा सहयोग किया। न्यायाधीश आमतौर पर सार्वजनिक बयान नहीं देते क्योंकि वे न्यायाधीश हैं, और ये दिलचस्प है कि वो ये बयान दे रही हैं। और मैं आपको 10 में से 1 की शर्त लगाकर कह सकता हूँ, जैक्सन काउंटी शायद इतना छोटा इलाका है, भले ही वह शाब्दिक रूप से ना हो, जहां मैं आपको 10 में से 1 की शर्त लगाकर कह सकता हूं कि वह या तो अभियोजक को जानती हैं, वह किसी अभियोजक को जानती हैं, या अभियोजक उन्हें जानता है।
वह जांचकर्ता को जानती हैं। जांच एजेंसी या जांच एजेंसी उन्हें जानती है और वह कोरोनर की एजेंसी को जानती हैं या कोरोनर की एजेंसी उन्हें जानती है। तो जब आप ये सब एक साथ जोड़ते हैं और मैं इस मृतक का परिवार हूं, तो इससे मुझे बिल्कुल भी तसल्ली नहीं मिलती। मुझे लगता है कि दो बातें हैं जिन पर आप उन परिवारों और माता पिताओं के बीच सहमत हो सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि उनमें से कोई भी चाहता था कि उसका बेटा मर जाए। ठीक है, और मुझे लगता है कि दोनों समझते हैं कि जज भी नहीं चाहती कि उसका बच्चा जेल जाए। तो ये सब कुछ चल रहा है जिससे जांच से जुड़ी पारदर्शिता और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। और भले ही उसने इसे ऐसे पेश किया कि इससे ध्यान फिर से परिवार पर चला जाएगा, वो सिर्फ परिवार के दुख की बात कर रही है, न्याय की नहीं। असल में क्या हो रहा है और आप चीजों को कैसे देखते हैं, यह आपकी स्थिति पर निर्भर करता है। मुझे नहीं लगता कि उसे इसमें दखल देना चाहिए था। उसने ऐसा करने का फैसला किया, लेकिन मुझे लगता है कि यह भी बहुत कुछ कहता है। साथ ही एशली ने नोलन की मौत के बाद बेटे और दूसरों को मिली कथित जान से मारने की धमकियों के कई स्क्रीनशॉट साझा किए। आप जानते हैं, हमें अपने दर्शकों के लिए अटकलों और साजिशी सिद्धांतों को न्यूनतम रखना चाहिए। हाँ, हमें पता लगाना चाहिए कि नोलन के साथ 3 बजे से आखिरी बार देखे जाने तक क्या हुआ। उसके परिवार को ये जानने का पूरा हक है कि असल में क्या हुआ और उसके आखिरी पल कैसे बीते। लेकिन उसके बचपन के दोस्तों पर लोग गंभीर आरोप लगाकर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। अभी हमें कुछ पता नहीं है। कानून प्रवर्तन एजेंसियों को काम करने दें और सच्चाई सामने आने दें। यही हम जनता से भी कह रहे हैं। पीपल मैगजीन के अनुसार गुरुवार को एफबीआई ने जान से मारने की धमकियों की जांच शुरू की। एक प्रवक्ता ने एक बयान जारी किया जिसमें आंशिक रूप से कहा गया, पहले दिन से ही हम जैक्सन काउंटी का समर्थन कर रहे हैं क्योंकि वे वेल्स परिवार और समुदाय के लिए जानकारी इकट्ठा करने और जवाब ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। एफबीआई जेसीएसओ जांचकर्ताओं की मदद के लिए हमेशा तैयार रहेगी जब वे हमारे समर्थन का अनुरोध करेंगे, खासकर जब संघीय संसाधन उनकी क्षमता बढ़ा सकते हैं ताकि नोलन के प्रियजनों को स्पष्टता और मानसिक शांति मिल सके। अभी हम शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फिर टॉक्सिकोलॉजी और स्वतंत्र पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। सच कहे तो हम जांच की शुरुआत में हैं। मुझे लगता है कि फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की फॉरेंसिक जांच में हफ्तों लग सकते हैं और ये डेटा की मात्रा पर निर्भर करता है, तो इसमें महीनों भी लग सकते हैं। ये इस पर भी निर्भर करता है कि डेटा की समीक्षा के लिए कितने लोग हैं। ये अपने आप में बहुत समय लेने वाला हो सकता है। पोस्टमार्टम खुद, कम से कम प्रारंभिक पोस्टमार्टम, चाहे वो आधिकारिक हो या परिवार द्वारा कराई गई निजी पोस्टमार्टम हो, अब तक पूरी हो जानी चाहिए या बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। लेकिन इसमें और भी कदम होते हैं, जैसे टॉक्सिकोलॉजी की जांच करना उदाहरण के लिए, जिसमें फिर से कुछ और हफ्ते लग सकते हैं, तो इसमें थोड़ा समय लगेगा। मुझे लगता है कि मिस्टर वेल्स के साथ द्वीप पर गए दोस्तों के अलावा कुछ अन्य संभावित गवाह भी पहचाने जा सकते हैं। उन इंटरव्यूज में भी कुछ दिन या हफ्ते लग सकते हैं। संभव है कि एक व्यक्ति से जानकारी मिलने पर उन्हें फिर से पहले बात किए व्यक्ति से स्पष्टता या पुष्टि के लिए इंटरव्यू करना पड़े। तो मुझे लगता है कि हम शायद कुछ हफ्तों की बात कर रहे हैं, चाहे वो जैक्सन काउंटी शेरिफ की जांच हो या फिर वो स्वतंत्र जांच जिसकी मांग परिवार और मिस्टर क्रैम्प ने की है। मुझे उम्मीद है इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। ऐसे मामलों में मुश्किल ये है कि सारी जानकारी के बाद भी स्पष्ट जवाब नहीं मिलता। मेरा मतलब है, उदाहरण के लिए, अगर ये तय होता है कि उनकी मौत डूबने से हुई, तो ये मौत का कारण है, ये मौत का तरीका नहीं है। सही है, आप गलती से डूब सकते हैं, आत्महत्या करके डूब सकते हैं या हत्या के कारण भी डूब सकते हैं। तो हो सकता है कि आखिर में हमारे पास सारी जानकारी हो, फिर भी हमारे पास ऐसा जवाब न हो जो दुखी परिवार या उन अन्य लोगों को संतुष्ट कर सके जो ये जानना चाहते हैं कि क्या हुआ था। वाह, मेरा मतलब है इस केस में समझने के लिए बहुत कुछ है। इतने सारे तथ्य, समय रेखा, जानकारी, बहुत कुछ चल रहा है। एक व्यक्ति हैं जो इस मामले को शुरुआत से करीब से देख रहे हैं। वो हैं लॉ एंड क्राइम के जेसी वेबर, साइड बार के होस्ट। आज हमारे साथ स्कैंडल में है। जेसी, धन्यवाद, आपको देखकर अच्छा लगा। मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद, ये मेरा सौभाग्य है। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा मामला है जिसे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है और मुझे लगता है कि ये वाकई बहुत उलझन भरा भी है। इसमें कई उलझने और गलत जानकारी हैं। मैं खुश हूं कि मैं इसका स्पष्टीकरण दे सकता हूं जितना मुझे पता है। मैं इसी बारे में सबसे ज्यादा आपसे बात करना चाहती थी क्योंकि ये मामला 4 जुलाई से चल रहा है और अब जुलाई का मध्य आ गया है।
इसमें कई अपडेट्स आए हैं और मैं सारे साइड बार्स और खबरें लगातार देख रही हूँ। तो चलिए समय को थोड़ा पीछे ले चलते हैं जब आपने पहली बार इसकी रिपोर्टिंग की थी। मेरा मतलब है इस केस को लेकर आपकी शुरुआती राय क्या थी? ये बहुत परेशान करने वाला और दुर्भाग्यपूर्ण मामला है। चाहे नतीजे कुछ भी हों या जांच में जो भी सामने आए कि नोलन वेल्स की मौत क्यों हुई, ये एक त्रासदी है। 18 साल का एथलीट, कॉलेज फुटबॉल खिलाड़ी, परिवार का लाडला, दोस्तों का भी चहेता। ऐसा लगता है कि हालात चाहे जो भी रहे हों, हम इसकी तह तक पहुंचेंगे और सच जान पाएंगे। लेकिन एक नौजवान की जान चली गई जिसे स्कूल और फुटबॉल प्रैक्टिस से पहले बस दोस्तों संग जश्न मनाना था, और ये वाकई में बहुत बहुत दुखद स्थिति है। मैं उस परिवार के लिए सच में बुरा महसूस करता हूँ, क्योंकि वे ना सिर्फ अपने बेटे को खोने के दुख से जूझ रहे हैं, बल्कि उन्हें कानून प्रवर्तन एजेंसियों पर भी भरोसा नहीं है। उन्हें बाहर से वकील रखने की ज़रूरत महसूस हुई, जो ख़ास तौर पर बहुत दुखद और बहुत चिंता की बात है। और अब उन पर और इस मामले पर एक बहुत ही अनोखे तरीके से सबकी नज़रें हैं। मेरा मतलब है जब आप इसकी सारी व्यवस्थाओं के बारे में सोचते हैं तो देखिए, वो 18 साल का है तो वो कानूनी रूप से वयस्क है, लेकिन आप और मैं जब हम अपनी उम्र को पीछे ले जाते हैं तो 18 की उम्र में हमें लगता है कि हम वयस्क हैं, लेकिन असल में हम अभी भी बच्चे ही होते हैं, है ना? और वो सब कुछ सही कर रहा था, दोस्तों के साथ समय बिता रहा था। मैं भी 4 जुलाई को बीच पर गई थी। हर कोई 4 जुलाई को बीच पर जाता है। सब बहुत अच्छा समय बिता रहे थे और फिर उसके परिवार को ये सब झेलना पड़ा, जैसा आपने कहा। ऊपर से इसमें कानून प्रवर्तन एजेंसियों की भूमिका का भी सवाल है। ठीक है, चलिए जांच और विवरणों पर बात करें। शुरुआत में मुझे और बहुत लोगों को अजीब लगता है कि उसका फोन और चाबियां उसके पास नहीं थीं, बल्कि दोस्तों के पास थीं। आपके क्या विचार हैं? आप कह सकते हैं कि ये अजीब है। अगर आप मानते हैं कि वो नाव छोड़कर हॉर्न आइलैंड पर किसी लड़की से बात करने और उसके पीछे जाने गया था, तो फिर उसने अपनी चीजें क्यों नहीं ली? अब उसके दोस्त मिस्टर शेपर्ड, ट्रिस्टन शेपर्ड ने एबीसी न्यूज से बात की थी, और मुझे लगता है रोलिंग स्टोन से भी, और उन्होंने मूल रूप से कहा कि इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है। आप खारे पानी में जा रहे हैं, आप अपना फोन अपने साथ नहीं ले जाएंगे। अगर आप देखें तो वहां लाखों फोन हैं, सभी दोस्तों के फोन नाव पर ही है, और वो और किससे बात करेगा? वो वहीं मौजूद सभी लोगों से बात कर रहा है। कुछ लोग कहते हैं वो टीनेजर है, उसके पास हर वक्त अपना फोन क्यों नहीं रहता? अगर वो हाल ही में मिली किसी लड़की से बात कर रहा है तो शायद वो उसका नंबर लेना चाहेगा, लेकिन मुझे ऐसी स्थिति की जानकारी नहीं है। वैसे भी वो लड़की अब तक सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आई है। बेन क्रैम्प, जो परिवार का प्रतिनिधित्व करते हैं, ने कहा है कि उन्होंने उस लड़की से बात की है और वो शायद उनके रिश्ते या बातचीत की अलग कहानी बताए। मुझे लगता है कि इसे इसी तरह देखना चाहिए कि हाँ, ये असामान्य है। हम समझते हैं कि नोलन के परिवार ने ही लाइफ 360 ऐप का इस्तेमाल करके उसका फ़ोन ढूंढा था, और वो फ़ोन उसके दोस्तों के पास था। तो मुझे लगता है कि मैं समझ सकता हूं कि भ्रम क्यों है, मुझे लगता है कि इस पर शक क्यों है, लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि आप जानते हैं, उस द्वीप पर, उस दूरदराज इलाके में, है ना, वहां सिर्फ नाव से ही पहुंचा जा सकता है। वहां कोई व्यावसायिक विकास नहीं है। क्या ये असामान्य है कि अगर आप नाव पर जा रहे हैं या उतर रहे हैं तो आपके पास आपका फोन ना हो? लेकिन फिर भी आखिर नतीजा क्या है? उसके पास उसका फोन नहीं था, और ऐसा लगता है कि वो अपने दोस्तों के साथ उस नाव पर वापस नहीं आया, जो अजीब है। मेरा मतलब है जब आप इस तरह से कहते हैं तो मैं सच में इसके बारे में सोच रही थी। हर गर्मियों में मैं अपनी कॉलेज की दोस्तों के साथ एक गर्ल्स ट्रिप करती हूँ। हम झील पर जाते हैं और मैं इसके बारे में सोच रही हूँ। मैं अपना फोन नाव पर ही छोड़ देती हूँ। वो मेरे पास नहीं होता क्योंकि मुझे डर है कि वो गीला हो जाएगा। मैं थोड़ी अनाड़ी हूँ, मैं उसे पानी में गिरा दूंगी। हम अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहे होते हैं, हम एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। हम फोन नाव पर ही छोड़ते हैं। जब आप बताते हैं तो बात समझ आती है, पर अगला हिस्सा मुझे नहीं समझ आता। जितनी रिपोर्ट्स मैंने देखी हैं उनमें बताया गया है कि कुछ मैसेजेस, स्नैपचैट्स या फोटो डिलीट हुए हैं। आप मुझे इस पर क्या बता सकती हैं? मुझे लगता है ये बात कानून प्रवर्तन एजेंसियों की ओर से आधिकारिक तौर पर नहीं, बल्कि नोलन के परिवार की ओर से आ रही है। वे ऐसा क्यों मानते हैं ये साफ नहीं है, बस देखिए क्या हो रहा है। बेन क्रैम्प ने इस हफ्ते घोषणा की कि उन्होंने और कानून प्रवर्तन ने इस बात पर सहमति जताई है कि फोन की संयुक्त जांच की जाएगी, यानी राज्य के जांचकर्ता और परिवार के अपने निजी जांचकर्ता और विशेषज्ञ मिलकर फोन की जांच करेंगे। और फोन व डिजिटल डेटा की सबूत के तौर पर एक दिलचस्प बात यह है कि इन्हें आसानी से वापस हासिल किया जा सकता है, जबकि अगर उदाहरण के लिए आपके पास कोई कपड़ा है तो उसमें डीएनए खराब हो सकता है, फिंगरप्रिंट्स भी खराब हो सकते हैं। अगर कोई फोन या ऐप से जानकारी डिलीट करता है तो हम जानते हैं कि वो पूरी तरह से डिलीट नहीं होती।
हमने लाखों केसेस कवर किए हैं और किसी चीज़ को हटाने या डिलीट करने का सबूत होता है, जो अपने आप में एक अहम सबूत हो सकता है। तो ये जो बात है कि दोनों तरफ से फ़ोन की जांच होगी, मुझे लगता है ये काफ़ी अहम होने वाली है। अब इससे क्या नतीजा निकलेगा, मुझे पूरी तरह यकीन नहीं है। क्या उस फ़ोन में नोलन के साथ असल में क्या हुआ, इसका सबूत है? शायद हाँ, शायद नहीं, मुझे शक है। लेकिन कम से कम आप जानते हैं, ये एक बड़ी बात है कि उनके पास उसका फ़ोन है, क्योंकि हम जानते हैं कि कई मामलों में, खासकर जब कोई लापता हो जाता है, तो कई बार फ़ोन भी नहीं मिलता। मुझे लगता है देखना दिलचस्प होगा कि फ़ोन में क्या है। हाँ, मेरा मतलब है, अगर सच में फोन से कुछ डिलीट किया गया है, तो क्या वो अपराध का एहसास होने का संकेत है? उसे डिलीट क्यों किया गया होगा? वहाँ क्या हुआ था? मेरा मतलब है, बहुत सारे सवाल हैं। हम इस पर बात करते हैं क्योंकि ये जानकारी बेन क्रम्प से आई है, जिन्हें नोलन वेल्स के परिवार ने रखा है। वे काफी मुखर हैं। चलिए बेन क्रम्प के बारे में बात करें। मेरा मतलब है, ऐसे मामलों में उनका नाम मशहूर है। आपको क्यों लगता है कि उन्हें रखा या उनसे संपर्क किया? ये बहुत अच्छा सवाल है। बेन क्रैम्प एक बड़ा नाम है। वो एक बड़ा नाम है। वो बहुत शोर मचाते हैं। वो सार्वजनिक बयान देते हैं। वो इन मामलों पर ध्यान आकर्षित करते हैं। परिवार का लक्ष्य सिर्फ इतना नहीं है कि वकील कानून प्रवर्तन से जानकारी प्राप्त करने के लिए एक मध्यस्थ या माध्यम बने, बल्कि यह भी है कि वे विशेषज्ञों को नियुक्त करने और एक स्वतंत्र मेडिकल परीक्षक की सेवाएं लेने में भी मदद करें। हमें पता है कि वे नोलन का शव स्वतंत्र पोस्टमार्टम के लिए वॉशिंगटन डीसी भेज रहे हैं। बेन क्रैम्प का महत्व है कि वे इस मामले पर ध्यान आकर्षित करते हैं। अगर आपको लगता है कि मिसिसिपी के अधिकारी पूरी तरह से जांच नहीं करेंगे और बिना पूरी जांच के ही कह देंगे कि सी की आपराधिक भूमिका नहीं है और आगे बढ़ जाएंगे, तो ये चिंता जायज़ है। अगर आप उन्हें शामिल करते हैं और वो कहते हैं, रुको मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, अब सब नोलन वेल्स की बात कर रहे हैं। ये कानून प्रवर्तन एजेंसियों पर पूरी जांच करने का और अधिक दबाव डालता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उन पर यह दबाव डाला जाएगा कि वे कहें कि किसी ने नोलन को मार डाला या कोई उसकी मौत के लिए जिम्मेदार है, लेकिन इससे उन पर यह दबाव जरूर पड़ेगा कि वे पूरी तरह से जांच करें और उचित संसाधन लगाएं, क्योंकि यह एक ऐसा परिवार है जो दुखी है और यह एक ऐसा परिवार है जिसे जवाब चाहिए। मेरा मतलब है, आप सही कह रही हैं। इसने ध्यान आकर्षित किया है। मेरा मतलब है, आपने इस मामले पर कितने साइड बार किए हैं? एक के बाद एक लेख आ रहे हैं। कम से कम लोग इसके बारे में बात तो कर ही रहे हैं। और मुझे लगता है कि मैं आपसे इस दूसरे पोस्टमार्टम के बारे में भी पूछना चाहती थी। तो जाहिर है, एक आधिकारिक पोस्टमार्टम होता है जो कानून प्रवर्तन के नहीं बल्कि मेडिकल एग्जामिनर के जरिए किया जाता है, और अब ये दूसरा पोस्टमार्टम भी कराया जा रहा है। अब इसके निष्कर्षों की बात करें तो मैं थोड़ा आगे बढ़ रही हूँ, लेकिन मान लीजिए यहाँ कोई आपराधिक मामला बनता है। इस दूसरे पोस्टमार्टम के निष्कर्ष क्या अपने आप स्वीकार कर लिए जाएंगे या फिर ये प्रक्रिया कैसे चलेगी? तो अभी ये तय करने के लिए कि आपराधिक आरोप लगेंगे या नहीं, सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि राज्य के मेडिकल एग्जामिनर क्या निष्कर्ष निकालते हैं, राज्य के मेडिकल एग्जामिनर क्या तय करते हैं। अगर राज्य के मेडिकल एग्जामिनर शव देखेंगे तो जटिलताएं हो सकती हैं, क्योंकि हमें नोलन की मौत कहाँ या कब हुई ये अब तक पता नहीं है ना? क्या उसकी मौत पानी में हुई थी? क्या उसकी मौत नाव में हुई थी? क्या उसकी मौत जमीन पर हुई थी? पर उन हालात में भी अगर आप डूबने की बात करें तो क्या शरीर बता पाएगा कि उसे नीचे दबाया गया या पानी में धक्का दिया गया? अगर कोई चोट है, और मुझे लगता है कि शेरिफ ने आकर कहा है कि हत्या से जुड़ी कोई स्पष्ट चोट के निशान नहीं थे, तो यह जानना मुश्किल हो सकता है कि नोलन के साथ असल में क्या हुआ था। लेकिन अगर राज्य चिकित्सा परीक्षक की जांच, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कुछ ऐसा निकलता है जिससे पता चलता है कि उसकी हत्या की गई थी, कि इसमें किसी और का हाथ था, तभी आप आरोप लगते हुए देखेंगे। अब अगर वे ये तय करते हैं कि उन्हें कुछ भी नहीं दिखता, और वैसे भी वे टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट का भी इंतजार कर रहे हैं, जो कि अपने आप में दिलचस्प होगी, लेकिन अगर वे कुछ भी तय नहीं कर पाते तो यह जिला अभियोजक का विशेषाधिकार होगा कि वे कहें कि हमें नहीं लगता कि कोई अपराध हुआ है। वही अगर निजी जांच, निजी पोस्टमार्टम ये तय करता है कि नहीं, हमें चोट के निशान मिले हैं, तो वे निश्चित रूप से जिला अभियोजक के कार्यालय को प्रस्तुत किए जाएंगे और उन्हें इस पर विचार करना होगा। लेकिन आप देखिए, हम कितनी बार ऐसे मामले मुकदमे कवर करते हैं जहां अलग अलग मेडिकल एग्जामिनर अलग अलग निष्कर्ष निकालते हैं, उनके पास मृत्यु के कारण और तरीके को लेकर अलग अलग निष्कर्ष होते हैं। तो यह सवाल बन जाता है कि क्या वे इस मामले को ग्रैंड जूरी के सामने पेश करते हैं? क्या वे आरोपों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं? अगर कोई असमानता सार्वजनिक हो जाए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में अंतर है, तो मामला जल्दी सुलझेगा नहीं। इससे और सवाल उठेंगे और कानून प्रवर्तन पर दबाव बढ़ेगा।
ठीक है, अच्छा हुआ आपने मुझे रोक दिया क्योंकि मैं सच में आगे बढ़ गई थी और मुझे तो ये भी नहीं पता। क्या आपने किया? मुझे तो लगता भी नहीं कि आपने किया। आपने किया। आप ही हैं जो मुझे इस बारे में समझा रही हैं और मैं इसके लिए खुश हूं जैसी, क्योंकि हमें ग्रैंड जूरी के बारे में बात करनी है। मैं तो इसे बिल्कुल छोड़ ही गई थी और हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए। हाल ही में बेन क्रैम्प और उनकी टीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि उन्होंने डीए से मुलाकात की। तभी पता चलता है हमने रिपोर्ट किया था कि मोबाइल से जानकारी निकालते वक्त सब लोग मौजूद रहेंगे। इसके बाद मामला ग्रैंड जूरी तक जा सकता है। और यही से चीजें थोड़ी अजीब हो जाती हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम इसे लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें तारीख पता चलेगी, क्योंकि ग्रैंड जूरी की कार्यवाही गोपनीय होती है, जाहिर है। तो ये पूरी प्रक्रिया कैसी होगी? मेरा मतलब है, क्या उन्हें आरोप भी लगाने पड़ेंगे? अगर ग्रैंड जूरी हाँ कहती है तो डीए का ऑफिस क्या करेगा? ग्रैंड जूरी पर आपके क्या विचार हैं? मान लेते हैं कि ये सच है, क्योंकि मुझे नहीं लगता खुद डीए ने ये कहा है। लेकिन अगर सच है तो ये असामान्य नहीं होगा। याद रखिए, बेन क्रैम्प ने कहा था कि शेरिफ की जांच के बाद डीए का दफ्तर इसे ग्रैंड जूरी के सामने पेश करेगा। उनकी कोई बाध्यता नहीं है। उन्हें यह देखना होता है कि क्या यह मानने का पर्याप्त आधार है कि कोई अपराध हुआ है। अगर वे इसे ग्रैंड जूरी के सामने लाते हैं तो यह एक गुप्त प्रक्रिया है और इसका मानक कम है। ग्रैंड जूरी यह तय नहीं करती कि अपराध उचित संदेह से परे साबित हुआ है या नहीं। यह सिर्फ देखना है कि क्या यह मानने का पर्याप्त आधार है या नहीं, बस। बहुमत जूरी सदस्यों की जरूरत है, सर्वसम्मति नहीं। अगर वे लौटते हैं तो सवाल है, आरोप क्या होंगे? अगर मैं नोलन वेल्स की मौत और ग्रैंड जूरी की बात करूं तो लोग कहते हैं, हे भगवान, हत्या, गैर इरादतन हत्या, लापरवाही से हुई मौत का आरोप। आप सही हो सकते हैं। नोलन की मौत में अगर किसी का योगदान था तो किसका और किस हद तक, इस पर अलग अलग थ्योरी हो सकती है। साथ ही यह मानना गलत होगा कि आरोप उसकी मौत से जुड़े हैं। सबूतों से छेड़छाड़ या पुलिस से झूठ भी बोला जा सकता है। जांच के दौरान ऐसा कोई आरोप भी हो सकता है जो सीधे नोलन की मौत से जुड़ा ना हो। तो फिर से कुछ बातें हैं। पहले हम शेरिफ की जांच के नतीजों को देखेंगे और क्या मामला ग्रैंड जूरी में जाता है। जरूरी नहीं कि ग्रैंड जूरी हमेशा आरोप लगाए। लोग कहते हैं कि ग्रैंड जूरी हैम सैंडविच पर भी आरोप लगा सकती है क्योंकि मानक कम है, पर यह गारंटी नहीं होती। अगर आरोप लगते हैं तो जरूरी नहीं कि वे सिर्फ हत्या से जुड़े हो, वे और भी हो सकते हैं। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। मेरा मतलब है, हमने मोबाइल फोन के बारे में बात की है, हमने उन मैसेजेस के बारे में भी बात की है जिन्हें शायद या कथित तौर पर डिलीट किया गया है। तो बहुत सारी अलग अलग संभावनाएं हैं। और साफ तौर पर कह दूं, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी ने कोई अपराध किया है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि किसी ने सबूत मिटाए या पुलिस से झूठ बोला। बस ये कुछ बातें हैं जो मेरे दिमाग में आ रही हैं। हाँ बिल्कुल, हमें बस इन सब चीजों के लिए अपना दिमाग खुला रखना होगा। इसी से मेरा अगला सवाल जुड़ता है। शुरुआत में ही अधिकारियों ने कहा कि संदिग्ध आपराधिक हरकत के कोई संकेत नहीं है। मेरा मतलब है, उन्होंने कहा था कि उसके शरीर पर कोई गंभीर चोट या ऐसा कुछ नहीं है जो तुरंत नजर आए। उन्होंने कहा कि सी संदिग्ध आपराधिक हरकत के संकेत नहीं है। इसी से बातें शुरू हुई कि लोग सोचने लगे, क्या जांच सही हो रही है? हमने पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट, दूसरी और टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट की भी बात की है। हम किस तरह की जानकारी चाहते हैं कि सामने आए? मतलब अब हमारे कौन कौन से सवाल हैं जिनके जवाब हमें चाहिए? तो सबसे पहले मुझे लगता है कि ये दिलचस्प है कि उन्होंने वो बयान दिया, और मुझे ये भी दिलचस्प लगता है। मुझे लगता है कि गवर्नर हाल ही में इसी हफ्ते पहली बार नोलन वेल्स पर बोले और कहा, देखिए मेरे पास सारी जानकारी नहीं है, मैं इसके बारे में सब कुछ नहीं जानता, लेकिन अब तक जो भी देखा है उसमें किसी संदिग्ध आपराधिक हरकत का संकेत नहीं मिला है। मैंने कल रात न्यूज़ नेशन पर वो क्लिप सुनी थी और आज अपने साइड बार शो में इस पर चर्चा की। क्रिस कुओमो ने क्लिप सुनकर कहा, जब तक जानकारी न हो तब तक बात क्यों कर रहे हैं? ये सही है, मतलब ऐसी बात क्यों कहना, जबकि आप जानती हैं, कुछ लोग कह सकते हैं, कानून प्रवर्तन एजेंसियां कह सकती हैं, आप जानती हैं, मेरा मतलब मूल रूप से वे अपनी सफाई में कहेंगे। देखिए, इसमें किसी आपराधिक कृत्य की बात नहीं है, ये एक चल रही जांच है, ठीक है। हम क्या जानना चाहते हैं? सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि सब लोग चुप क्यों हैं, सिवाय शेपर्ड के जो नोलन वेल्स का दोस्त है। हाँ, बाकी सब लोग चुप हैं, हमें नहीं पता कोई क्या कह रहा है, हमें यह भी नहीं पता कि उनके बयान क्या है, क्या वे एक जैसे हैं या उनमें विरोधाभास है। वो लड़की, वो जवान महिला जिससे नोलन शायद बात कर रहा था, जिसके लिए वो नाव से उतरा था, उसका क्या कहना है? तो गवाहों के बयान मायने रखते हैं, ठीक है। ये जो नया डेटा हमें मिला है उससे ये सब कैसे मेल खाता है? जीपीएस डेटा नाव की गतिविधि ट्रैक कर रहा था। डिस्पैच ऑडियो से लगता है कि नाव में पानी आ रहा था या कोई दिक्कत थी। क्या उनके बयान टाइमलाइन से मिलते हैं? दूसरी बात, पोस्टमार्टम, क्या किसी आपराधिक कृत्य का कोई संकेत है?
क्या नॉलन वेल्स को किसी भी तरह की चोट का कोई संकेत मिला है? और फिर से उस माहौल में किसी शव का पानी में होना भी जांच को मुश्किल बना सकता है। ये वो सवाल है जिनके जवाब सबसे ज्यादा परिवार को जानने की जरूरत है। परिवार को जानना है कि उनके बेटे के साथ क्या हुआ। तो ये वो बातें हैं जिनकी हम तलाश करेंगे। हमें ये जवाब कब मिलेंगे, ये पूरी तरह से साफ नहीं है। आप जानते हैं, बेन क्रैम्प ने कहा था कि स्वतंत्र पोस्टमार्टम रिपोर्ट पिछले हफ्ते आ जाएगी, लेकिन फिर बताया कि फ्लाइट्स कैंसिल होने जैसी दिक्कतों से देरी हुई। हमें स्वतंत्र पोस्टमार्टम रिपोर्ट राज्य के मेडिकल एग्जामिनर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पहले मिल सकती है, क्योंकि वे टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। हमें इन बातों का ध्यान रखना है और देखना है कि शेरिफ जांच पर क्या कहते हैं। मेरा मतलब है, आपने बहुत सही बात कही कि ये मामला अभी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि सबसे पहले और सबसे जरूरी बात यह है कि परिवार को जवाब चाहिए और वे इसके हकदार भी हैं। जो लोग उनके सबसे करीब थे, मेरा मतलब है, हमने अपने इंटरव्यू की शुरुआत में भी इस बारे में बात की थी कि हर कोई कह रहा है कि ये इंसान कितना करिश्माई था, वो बहुत मजेदार थे, वो बहुत शानदार थे। जब किसी की जिंदगी 18 साल में ही खत्म हो जाए तो हम जानना चाहते हैं क्यों और क्या हुआ। मुझे लगता है इसमें एक और पहलू है। मैंने रिपोर्ट्स देखी हैं कि FBI जांच कर रही है। ये पीपल के अनुसार है। उन्होंने कल एक आर्टिकल निकाला कि कुछ दोस्तों या शामिल लोगों को जान से मारने की धमकी मिली। हमने इस पर मेरी एपिसोड में बात की थी। आपने इसे अपने साइड बार एपिसोड में रखा था। ये बात कि एशली कोल, जो जजों में से एक हैं, उन्होंने सामने आकर इन जान से मारने की धमकियों के बारे में बात की थी वगैरह। मेरा मतलब है, क्योंकि बताया जाता है कि उस दिन उनका बेटा वहां था। हाँ। तो स्पष्ट है, दो चीजें साथ हो रही हैं, सही? मिस्टर शेपर्ड कह रहे हैं कि उन्हें और उनके दोस्तों को धमकियां मिली। FBI, TMZ जैसी आउटलेट्स के अनुसार धमकियों की जांच कर रही है, लेकिन किसे या किस बारे में ये स्पष्ट नहीं किया गया। ये वही बात है या अलग, मुझे नहीं पता। मेरी समझ है कि इसमें दो हिस्से हैं और FBI शायद डिजिटल सबूतों की जांच भी कर रही है, जो अच्छा है क्योंकि उनके पास बेहतरीन संसाधन है। बिल्कुल, ये ऐसा मामला है जो अपने आप एक अलग ही रूप ले चुका है। ये एक ऐसा मामला है जिसने वाकई में बहुत सारी साजिशी थ्योरीज को जन्म दिया है, बहुत सारी रायों को जन्म दिया है। ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहले ही निष्कर्ष निकाल लिए हैं, जो मेरी नजर में कम से कम कहें तो परेशान करने वाली बात है। और मैं बस यही कहूंगा, इंतजार करें कि आगे क्या होता है। बस इंतजार करें कि आगे क्या होता है। मामले को अपने हाथ में न लें। अब देखिए, इस पर पहले से ही बहुत लोगों की नजर है, पहले से ही बहुत कुछ चल रहा है। मुझे लगता है कि यहां दो अलग अलग जांच चल रही हैं, परिवार की स्वतंत्र जांच और कानून प्रवर्तन की जांच। इन गवाहों से किसी न किसी तरह से पूछताछ की जा रही है। वे इसका सच पता लगा लेंगे, या उम्मीद है कि किसी न किसी तरह से इसका सच सामने आ ही जाएगा। बस एक कदम पीछे हटे, क्योंकि सबसे बुरा होगा अगर जनता इसमें गलत तरीके से शामिल हो जाए। और मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें रुचि ना लें, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कानून प्रवर्तन एजेंसियों पर जवाब देने का दबाव ना डालें, लेकिन अगर आप इसमें शामिल अलग अलग लोगों को परेशान करना शुरू कर देते हैं तो पहली बात, ये बेहद गलत है। दूसरी बात, इससे केस में गड़बड़ी और असर पड़ सकता है। ऐसा मत कीजिए। बस देखिए कि क्या होता है, रिसर्च कीजिए, पढ़िए, हमारे कवरेज को फॉलो कीजिए, लेकिन इसमें शामिल किसी भी व्यक्ति से सीधे संपर्क ना करें, ना ही परेशान करें या धमकी दें। इससे कोई अच्छा नहीं होगा, खासकर अगर आखिर में सबकी यही राय बनती है कि यह सिर्फ एक दुखद दुर्घटना थी और वो शायद गिरकर डूब गया। परिवार ने कई दिलचस्प सवाल उठाए हैं। अगर वो शीर्ष एथलीट था, तैरना जानता था और वहां कई लोग थे, तो किसी ने कुछ क्यों नहीं देखा? ये वाजिब सवाल है। मेरा मतलब है, मुझे लगता है आप सही कह रही हैं। आप और मैं दोनों ने ऐसे कई मामले कवर किए हैं जहां सोशल मीडिया उसे लपक लेता है और हर तरफ फैला देता है और फिर गलत जानकारी फैलती है। आपकी बात सही है। इससे जांच की अखंडता प्रभावित हो सकती है, जो यहाँ सबसे जरूरी है। हमें बस धैर्य रखना है, पीछे बैठकर इंतजार करना है और उम्मीद है कि सच सामने आएगा, क्योंकि कम से कम परिवार को इसका हक है। ये उन लोगों पर हमला नहीं है जिन्होंने मामलों को कवर करके चैनल बनाए हैं या अपनी फॉलोइंग बनाई है, बिल्कुल नहीं। लेकिन ऐसा करना और बिना सबूत बातें उछालना या सबूत के बिना किसी नैरेटिव या राय को आगे बढ़ाना, दोनों में फर्क है। मेरा मतलब है, मैं चाहता तो साइड बार की व्यूज 3 गुना कर सकता था, हेडलाइन लगा सकता था कि ये व्यक्ति जिम्मेदार है और दिखा सकता था, लेकिन आप जानते हैं वो अनैतिक है। वो हमारा तरीका नहीं है और सोशल मीडिया पर ऐसा करना बहुत आसान है।
सच कहूँ तो इसी वजह से मैं चाहती थी कि तुम शो में आओ जैसी, क्योंकि तुम बहुत अच्छा काम करती हो। मेरा मतलब है हम सुबह की मीटिंग्स में बात करते हैं, तुम हर एपिसोड की फैक्ट चेकिंग करती हो, तुम सब कुछ देखती हो और सुनिश्चित करती हो कि हमारे पास सारी जानकारी हो। तो जब मैं साइड बार देखती हूँ तो मुझे लगता है ठीक है, जेसी वेबर ने सब संभाल लिया है, उसने सारी रिसर्च कर ली है, ये रहे तथ्य, हम सब कुछ एक साथ रख रहे हैं। तो सच में स्कैंडल पर आने के लिए और हमें सब कुछ समझाने के लिए और इस केस पर अपनी राय देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे खुशी हुई, मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसे कवर करने के लिए भी बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छा काम करते हैं। देखते हैं ये मामला कहाँ जाता है, देखते हैं ये मामला कहाँ जाता है। और आज का स्कैंडल एपिसोड फिलहाल यही समाप्त होता है। अगर आपको ये पसंद आया और आप और देखना चाहते हैं या मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर सिएरा गिलेस्पी के नाम से ढूंढ सकते हैं। आज का स्कैंडल एपिसोड देखने के लिए धन्यवाद। हमेशा की तरह मैं आपकी होस्ट सिएरा गिलेस्पी हूँ और अगली बार फिर मिलूंगी।